आज लेकर आए हैं केमिस्ट्री का सेकंड बैच, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकंड क्लास में आयंस एंड केमिकल फॉर्मूला के बारे में। आयंस यानी कि क्या होते हैं, सबसे पहले उनको जानेंगे। आफ्टर दैट हम बात करेंगे केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। आपके एग्जाम में बात की जाए, एनडीए के पेपर में डायरेक्ट केमिकल फॉर्मूले पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके ओके, नहीं नहीं, हाई लेवल केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल बेसिक केमिस्ट्री आती भैया आपके पेपर में, परेशान ना हो। हाई लेवल कुछ नहीं पूछा जाता एग्जाम में, ठीक है। एक सेकंड बस रुकिएगा। ओके, तो बात कर रहे थे यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, ऑर्गेनिक भी पढ़ाएंगे, चिंता ना करो। तो आयंस एंड केमिकल फॉर्मूला की अगर आयंस की बात करें तो भाई देखो, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको यहाँ पे याद रखना है। जितने भी केमिकल फॉर्मूला है आपके पेपर में दो तरह से क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। या तो आपको फॉर्मूला लिख के दिया जाएगा और पूछेगा इसका केमिकल नेम बताओ, यानी कि रासायनिक नाम बताओ क्या होता है। या फिर आपको फॉर्मूले के साथ साथ ये दे देंगे केमिकल नेम और कहेंगे कि बताओ ये केमिकल फॉर्मूला इसका क्या है। तो ये आपको सिंपल सा याद रख। ओके, नहीं भैया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी आईआईटी थोड़ी ना देने जा रहे हो, ये नहीं पूछता है। सिर्फ ये पूछता है कि केमिकल फॉर्मूले कैसे बनाए गए। तो केमिकल फॉर्मूला डायरेक्ट नाम आता है, फॉर्मूला लिख के दे देंगे, नाम बताओ। जैसे ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पूछ लिया, फिटकरी का फॉर्मूला पूछ लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला पूछ लिया, इस तरह से। या फिर आपको फॉर्मूला देंगे और कहेंगे केमिकल नाम बताओ इसका क्या है। तो दोनों तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, बाकी और कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता। तो आयंस एंड केमिकल फॉर्मूला छोटू सा टॉपिक है, आपको ज्यादातर आता है, जो चीज नहीं आती वो यहाँ पे सीख लेना बस, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। चलो भाई, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आयंस एंड केमिकल फॉर्मूला से पहले जानो आयन होते क्या है, उसके बाद इसको समझेंगे। आयन को समझने से पहले आपको समझ में आना चाहिए एटम क्या होते हैं, यानी कि परमाणु क्या होते हैं। ओके, चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एटम यानी कि परमाणु की अगर बात करें तो सबको पता है, बच्चों वाली चीज है कि एटम एक छोटा सा पार्टिकल होता है जिसके सेंटर में न्यूक्लियस यानी कि नाभिक होता है। न्यूक्लियस में दो पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके चारों ओर चक्कर लगाता है कौन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई। अच्छा, एटम में आप ये भी जानते हो कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि दोनों की संख्या बराबर होती है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं। इसी वजह से ये एटम जो होता है वो उदासीन होता है, एटम पे कोई चार्ज नहीं होता। बोलो क्लियर, एटम पे कोई भी चार्ज नहीं होता, बस सिंपल सी बात है। अच्छा, अब यहाँ पे आ गया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का केस, एटम पे कोई चार्ज नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको हमने लिस्ट दे रखी है, आपको 30 तक, अप टू 30 सभी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस याद होने चाहिए, ये आपके लिए। 30 तक तो अच्छे से याद ही कर लीजिए, परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या पूरा टेबल हमने यहाँ पे आपको दे रखा है, अच्छे से पढ़ लेना भाई सभी के। और वैलेंसी पढ़ लोगे तो बहुत ही फायदा है, 20 तक तो वैलेंसी कम से कम पढ़ ही लेना, उसके ऊपर ना पढ़ना कोई दिक्कत नहीं, 20 तक पढ़ लेना भाई, इसलिए हमने पूरी टेबल आपको दे रखी है। अच्छा, आ जाओ भाई आयंस के पास, ये आपके घर के लिए, घर पे आराम से पढ़िएगा बैठ कर। अब बात करते हैं चार्ज पार्टिकल की। अब किसी एटम को हमें चार्ज कर देना है, तो सर एटम को चार्ज कर देना है तो कैसे चार्ज करते हैं एटम को, बस सिंपल सी बात है। मान लो आपके पास सोडियम का एटम है, ध्यान से समझना भैया, इसको देखो स्क्रीन को फुल कंसंट्रेशन से। ये सोडियम का एटम है यानी कि परमाणु। सोडियम किस नंबर पे आता है सर, 11 नंबर पे। कॉन्फ़िगरेशन किया तो सर 281 हो गया। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, सॉरी 1। इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7। क्या कोई इसको 7 इलेक्ट्रॉन देता है, बिल्कुल नहीं। तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करके स्टेबल कैसे होगा सर, क्योंकि ऑक्टेट जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम स्टेबल नहीं हो सकते, और हर आदमी जीवन में स्टेबल होना चाहता है। आप इसीलिए तो कोचिंग कर रहे हो कि आप नौकरी लग जाए, स्टेबल हो जाओ।
तो सोडियम भी कह रहा है हम अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं। तो दिक्कत यह है कि मेरे पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है, 7 चाहिए। अब इतना कर्ण कोई पैदा नहीं हुआ है, तो क्या करें? तो उसने दिमाग लगाया, उसने कहा यार 1 इलेक्ट्रॉन मुझे चाहिए, मुझे तो कोई देगा नहीं, तो क्यों ना मैं ही अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दूं किसी को, मैं ही अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दूं, यानी कि दान कर दूं। तो मेरा ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो मेरा आउटर मोस्ट शेल बन जाएगा ये, और इसमें तो 8 है, इसका मतलब मैं स्टेबल हो जाऊंगा। तो सोडियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। अभी सोडियम का जब एटम था तो 11 प्रोटॉन थे और 11 ही इलेक्ट्रॉन थे। सारा का सारा खेल होता किससे है? इलेक्ट्रॉन से। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो अब क्या हुआ भैया, प्रोटॉन तो 11 है लेकिन इलेक्ट्रॉन तो हो गए 10, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। और एक इलेक्ट्रॉन की कमी यानी कि एक प्रोटॉन की वजह से चार्ज आ गया। कैसा चार्ज आ गया? 1 का प्लस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? Na+। ये जो चार्ज आया है यही चार्ज, अब सोडियम को एटम नहीं कहेंगे, हम सोडियम को क्या कहेंगे? आयन कहेंगे। और ये पॉजिटिव है, इस वजह से इसको क्या कहा गया? कैटायन। हिंदी में कहते हैं धन आयन। ठीक है भाई, बस इतना सा लॉजिक था। ओके सर। और उसके बाद मान लो दूसरा एग्जांपल क्लोरीन का ले लो। क्लोरीन भी तो एक एटम है। हाँ जी सर बिल्कुल, नंबर है 17, 287। इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन। भैया 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन अगर चाहिए तो आप खुद दिमाग लगाओ कि ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको आराम से मिल जाएगा, क्योंकि 1 2 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकते हैं और 1 2 3 इलेक्ट्रॉन ही एक्सेप्ट हो सकते हैं, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। यानी कि अब इसके पास थे पहले 17 प्रोटॉन और 17 ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन तो अभी भी 17 है, बट इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18 जब ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ गया तो Cl माइनस निगेटिव चार्ज आ गया, जिसे हमने कहा एनायन, यानी कि ऋण आयन। तो अब हमें समझ में आ गया कि आयन होते क्या है। तो आयन का मतलब क्या है? एटम हैविंग चार्ज। अगर किसी एटम पे चार्ज आ गया है तो वो आयंस कहलाते हैं। ठीक है भाई, वो क्या कहलाते हैं? आयन कहलाते हैं। तो अगर किसी एटम पे चार्ज आ गया है तो वो आयन कहलाएंगे। बस सिंपल सा पॉइंट आपको ये याद रखना है दिमाग में। अच्छा सर, ये सीख, आयन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कैटायन जो कि होता है पॉजिटिव चार्ज, और सेकंड है एनायन जो कि होता है निगेटिव चार्ज। अच्छा, कैटायन कौन बनाता है? जितने भी मेटल्स हैं, जितनी भी मेटल्स यानी कि धातुएं होती हैं वो सारी के सारी कैटायन बनाती है, और जितने भी नॉन मेटल हैं यानी कि अधातु हैं वो सारे के सारे क्या बनाते हैं? एनायन बनाते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं और नॉन मेटल के आउटर मोस्ट शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। ये क्या करते हैं? हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, बट ये वही डोनेशन वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, तो यहां से आप पहचान जाओगे कि कैटायन कौन बनाएगा, एनायन कौन बनाएगा। अच्छा, ये तो था आयन का इंट्रोडक्शन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताओ भाई, यहां तक किसी को कोई समस्या? एनीवन हैव एनी डाउट? क्लियर है बिल्कुल? बेसिक बताया है आयन का इंट्रोडक्शन आपको, और कुछ नहीं बताया। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आयनिक कंपाउंड की। यहीं से आपकी नेमिंग चालू हो जाएगी, तो ध्यान से समझना भाई। आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड्स। अरे फिजिक्स कंप्लीट नहीं हुआ है भैया, थोड़ा सा ब्रेक दिया है। केमिस्ट्री थोड़ी हो जाए, थोड़ी फिजिक्स हो जाए, तो सब कुछ पढ़ते चलो।
इसलिए आयनिक कंपाउंड यानी कि आयनिक यौगिक की बात कर रहे हैं। ओके, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब निकालना सिखा देंगे पीरियोडिक टेबल में, चिंता ना करो। ओके, चलो भाई, सबसे पहले बात करते हैं आयनिक कंपाउंड जब बनाने जाओगे तो वो बनते किससे? आयनिक कंपाउंड यानी कि आयनिक यौगिक दो चीजों को मिलाने से बनते हैं। कौन कौन सी दो चीजें? एक मेटल यानी कि धातु, और दूसरा नॉन मेटल। यार पेन में पता नहीं क्या हो गया, चल नहीं रहा सही से। अधातु। तो धातुएं और अधातुएं आपस में मिलती हैं जब, तो जो यौगिक बनता है वो यौगिक आपका क्या कहलाता है? आयनिक कंपाउंड यानी कि आयनिक यौगिक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सी बात है, हमने सोडियम की बात करी। हाँ जी सर, बिल्कुल। सोडियम एक मेटल है, सब लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये 11 नंबर पे आता है भाई। आउटर मोस्ट शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? एक। तो आउटर मोस्ट में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब वो मेटल है। हाँ जी सर, बिल्कुल। अब सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा, है ना? अब डोनेट करने का मतलब ये तो है नहीं, जब कभी भी भंडारा खाने जाओगे तो दान वही आदमी करेगा जहाँ पे लोग होंगे। ऐसा तो है नहीं घर में बैठ के कहेगा दान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, और कोई लेने वाला नहीं है। लेने वाला भी तो कोई होना चाहिए। जैसे ही अपने घर के बाहर बोर्ड आता है 1 इलेक्ट्रॉन इज फॉर सेल, तुरंत नॉन मेटल कौन भाग के आता है? क्लोरीन। क्योंकि क्लोरीन है 17 नंबर पे, इसका है 287, इसको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन। तो इसको पता चलता है सोडियम भैया एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये तुरंत उसको लेने पहुंच जाता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बनाता है Na+, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बनाता है Cl-, और दोनों एक दूसरे में दोस्ती कर लेते हैं तो बनाते हैं NaCl। तो ये क्या बना? आयनिक यौगिक बना, आयनिक कंपाउंड यानी कि आयनिक यौगिक बन गया। ओके भाई, तो आयनिक कंपाउंड कैसे बने? मेटल नॉन मेटल के मिलने से बने। मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और NaCl आपका केमिकल कंपाउंड बन जाता है, जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। ओके, कॉमन सॉल्ट है जो आप घरों में खाने में यूज होता है। अच्छा, ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके बेसिस पे ही हम नेमिंग करना चालू करते हैं, और नेमिंग करने के लिए आपको एक छोटू सा रूल बता रहे हैं, वो याद कर लीजिए बस। रूल क्या है? अगर हम मेटल यानी कि धातु की बात करें और नॉन मेटल अधातु की बात करें, तो आपको सिर्फ एक रूल ये याद रखना है कि भैया मेटल जो होते हैं, धातुएं जो होती हैं, चाहे वो एटम के फॉर्म में हो या फिर वो आयन के फॉर्म में हो, उनका नाम नहीं बदलता। अभी सिर्फ इतना याद रखो, उनका नाम नहीं बदलता। जैसे सोडियम चाहे एटम हो, चाहे सोडियम आयन हो, क्योंकि सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज आता है, आयन हो, नाम सोडियम ही रहेगा, नाम सोडियम ही रहेगा, नाम नहीं बदल दोगे। ठीक है? अच्छा, ऐसे ही अगर मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम चाहे एटम हो चाहे मैग्नीशियम आयन हो, मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आता है, नाम मैग्नीशियम ही रहेगा। ओके, ऐसे ही तीसरा, जैसे एल्युमिनियम चाहे एटम रहे और चाहे आपके पास एल्युमिनियम आयन में रहे, नाम उसका एल्युमिनियम ही रहने वाला है, वो नहीं बदलेगा। तो मेटल का नाम जनरली नहीं बदलता। बट व्हाट अबाउट नॉन मेटल्स? नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता। नॉन मेटल्स में एटम का नाम कुछ और, लेकिन जब उसका आयन बनता है तो उसका नाम कुछ और हो जाता है। जैसे क्लोरीन, अगर क्लोरीन एटम है मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो उसका नाम सिंपली क्लोरीन कहेंगे।
लेकिन अगर उस पर चार्ज आ गया है तो वो आयन बन चुका है। अब इसको हम क्लोरीन नहीं कहते, अब इसको हम कहते हैं क्लोराइड। ओके, सिंपल सी बात है। ऐसे ही आप ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन अगर एटम के फॉर्म में है तो उसे आप सिंपली ऑक्सीजन ही कहते हैं। लेकिन जब ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ जाता है यानी कि वो आयन बन जाता है, ऑक्सीजन 2 चार्ज लेता है, आपको पता है ये बात, तो वो बन जाता है ऑक्साइड। और अगर आप ले लो नाइट्रोजन एटम के रूप में तो वो नाइट्रोजन ही है। लेकिन अगर आप नाइट्रोजन को आयन बना लो तो वो कहलाती है नाइट्राइड। ध्यान से सुनना, नाइट्राइड बोल रहा हूं मैं, ठीक है। इस तरह से इनके नाम क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। अब ये नाम बदलने से फायदा क्या हो रहा है सर? फायदा ये हो रहा है कि जब आगे चल के हम आपको केमिकल कंपाउंड बना कर देंगे तो आप नेमिंग यही की इसी की हेल्प से कर पाएंगे। कैसे, आओ देखते हैं भाई। तो ये आपको लिस्ट अच्छे से याद रखनी। अब एग्जांपल्स देखते हैं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे हम एक बढ़िया सा आपको एग्जांपल दे रहे हैं, सिंपल एग्जांपल है, मान लो Na2O। हमने पूछा इसका केमिकल नेम बताओ क्या है। Na2O का केमिकल नेम, रासायनिक नाम क्या होता है? तो आपको कुछ नहीं करना है, अभी हम बेसिक वाले करा रहे हैं तो आपको सिखा दे रहे हैं मेथड क्या है। सिंपल सा, सोडियम एक मेटल है, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है। मतलब सर ये तो नॉन मेटल मेटल है, आयनिक कंपाउंड है। तो सोडियम आयन के रूप में जब रहता है तो Na+, ऑक्सीजन आयन के रूप में रहता है तो 2-। दोनों एक दूसरे को अपने अपने चार्जेस के नंबर शेयर करते हैं, आवेश के साइन नहीं, सिर्फ नंबर। ये 1 है, ये 2 है। तो जब एक्सचेंज करेंगे तो सोडियम को मिल गया 2, ऑक्सीजन को मिला 1। सर ये तो वही है, तो इसका मतलब मेटल का नाम तो नहीं बदलता सर? हाँ बिल्कुल। तो ये है सोडियम, ये क्या है, ऑक्सीजन, लेकिन सर ये तो आयन के फॉर्म में है, तो ये है ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड नाम हो गया। बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल हलवा एग्जाम्पल आपको यहाँ पे हमने दिया है। इससे ज्यादा आसान क्या लोग हैं भाई। चलो और एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो आप करके दिखाएंगे मुझे जल्दी से। मान लो मैंने आपको दिया AlCl3, नाम बताओ भाई। Al2O3, नाम बताइए। Aln, नाम बताइए। तो अब इसके नेमिंग क्या होगी? पहले वाले का तो बहुत आसान था, सेकंड वाले का तो उससे ज्यादा आसान है। हमने देखा एल्युमिनियम मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल। एल्युमिनियम तो सर +3 रखता है अपने साथ, क्लोरीन अपने साथ -1 रखता है। तो जब आपस में एक्सचेंज करेंगे तो 1 और ये देगा 3। तो सर यही तो है AlCl3। अरे हाँ सर, एल्युमिनियम का नाम तो हो गया एल्युमिनियम और ये आपका है क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड। ये क्या है सर? ऑक्सीजन ने 2 अपना दिया, एल्युमिनियम ने 3 अपना दिया, मतलब सर ये है एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसी तरह से थर्ड, सर इसने 3 दिया, इसने भी 3 दिया, इसलिए 3 और 3 कैंसिल हो गए, तो ये क्या बन गया, एल्युमिनियम नाइट्राइड। ये लो भाई, सिंपल से नेमिंग हो गई। ओके, तो ये थे आपके सिंगल एलिमेंट जो आपको यहाँ पर मिलाकर दिए गए थे। तो आपको कोई भी सिंगल एलिमेंट दिया जाए समझ में आ जाएगा भाई, बोलो भैया। हाँ 3 माइनस का हो गया, इसको माइनस कर लेना भाई। ओके, निगेटिव चार्ज आ रहा है, कर लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये काम आपका सिंगल का हो गया। अब बात करते हैं कुछ पॉलीटॉमिक आयंस के बारे में, जिनके नाम आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। किसके बारे में भाई? पॉली एटॉमिक आयंस। पॉलीएटॉमिक आयंस अभी तक सिंगल एटॉमिक पढ़ रहे थे, आप पॉलीएटॉमिक आयंस, इनमें भी आपको नाम डायरेक्ट याद रखने हैं। जैसे हमने कहा मेरे पास NH4+ है, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है अमोनियम। तो ये कहीं भी दिख जाए तो अमोनियम लगा दो भाई। ऐसे ही बहुत फेमस
OH माइनस दिख जाए। OH माइनस कहीं भी आपको दिख रहा है तो उसमें आप क्या लगा देंगे, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोजन के साथ है इसलिए हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से NO3 माइनस आपको कहीं पे दिख रहा है तो वो है नाइट्रेट। नाम ध्यान से सुनना, नाइट्रेट है ये, नाइट्रेट। इसी तरह अगर HCO3 माइनस दिख रहा है तो ये बहुत फेमस है, ये पेपर में बहुत आता है, ये है आपका बाइकार्बोनेट, या फिर इसको हम लोग और भी एक नाम से जानते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इसको हम लोग या तो हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के नाम से बुलाते हैं भाई। तो NH4 प्लस दिखा तो अमोनियम, OH माइनस दिखा तो हाइड्रोक्साइड, NO3 माइनस है तो नाइट्रेट, HCO3 माइनस है तो बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके अलावा और भी है। सल्फर की बात है तो सल्फर में अगर SO3 2 माइनस दिख रहा है तो क्या होगा, अगर आपको SO4 2 माइनस दिख रहा है तो क्या होगा, अगर आपको सिर्फ सल्फर दिख रहा है वो नाम क्या हो जाएगा, और अगर आपको फास्फोरस के फॉर्म में दिख रहा है तो नाम क्या हो जाएगा। तो अगर SO3 दिख रहा है तो भैया इसका नाम हो जाएगा सल्फाइट। ध्यान से देखना भाई, इसका नाम है सल्फाइट। दूसरा, अगर आपको SO4 दिखा है तो इसे कहते हैं सल्फेट। इसे क्या कहते हैं भाई, सल्फेट। सिर्फ सल्फर दिख रहा है तो इसको कहते हैं सल्फाइड। तो ये क्या है आपका, सल्फाइड, और यह है आपका फॉस्फेट। ओके। ऐसे ही क्लोरीन का क्लोराइड, ब्रोमीन का ब्रोमाइड, आयोडीन का आयोडाइड, इस तरह से नाम यहाँ पे चलते हैं। ओके, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है भाई। ये ऐसे नाम हैं जो डायरेक्ट आपके कंपाउंड में पूछे जा रहे हैं और वहीं से आपके क्वेश्चंस भी बनते हैं। ओके, आइए बनाते हैं भाई कुछ बढ़िया से क्वेश्चन। तो अब हम आपको केमिकल फॉर्मूला और नेमिंग दोनों के क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। सबसे पहला, जैसे मान लो आपको दिया जाए MgSO4, नाम बताओ भाई। MgSO4 बिल्कुल सिंपल सा है सर, ये है मैग्नीशियम जो कि रखता है 2+, ये है SO4 जो कि रखता है 2-। दोनों ने आपस में एक्सचेंज किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, MgSO4 बचा। तो मैग्नीशियम का नाम तो बदलेगा नहीं क्योंकि वो मेटल है। SO4 देखो अभी अभी लिखा के आए आपको, SO4 को क्या कहते हैं, सल्फेट कहते हैं। तो बस यहाँ पे क्या लिख देंगे, मैग्नीशियम सल्फेट, बस नाम हो गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड कौन कह रहा भैया, कहाँ ऑक्साइड है, ये SO4 लिखा हुआ है, तो मैग्नीशियम सल्फेट इसका सिंपल सा नाम पड़ गया, ठीक है। अच्छा, अब मान लो आपको हमने दे दिया AlPO4, नाम बताओ भाई। ओके, बिल्कुल आसान सा नाम है, एल्युमिनियम PO4 फॉस्फेट, नाम हो गया एल्युमिनियम फॉस्फेट, बस खत्म। यहाँ पे देखो सर, एल्युमिनियम ने 3 दिया, सल्फर ने 2 दिया, तो मतलब ये है एल्युमिनियम सल्फेट। लो भाई, बिल्कुल आसान सा नाम यहाँ पे आपको बन के आ गया। तो आपको फॉर्मूला दिया जाएगा तो आप कोई भी फॉर्मूले से आराम से उसका केमिकल फॉर्मूला, सॉरी केमिकल नेम बना लेंगे, है ना। कोई भी दिया जाए, सिंपल सिंपल से आपको याद रखने। अब आते हैं थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन पे। क्या है प्रीवियस में भाई, लो भाई प्रीवियस दिखा दिया, देख लो।
नहीं, सिंपल नाम आ गया, ज्यादा डिटेल में नहीं रखना है। ओके, चलो अब देखो, अब हम देते हैं आपको केमिकल नेम, फॉर्मूला आपको बनाना है। ठीक है, अब हम केमिकल नेम देंगे, फॉर्मूला आप बताएंगे। अच्छा, मान लो हमने आपको दिया मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलो भाई, इसका फॉर्मूला आपसे हमने पूछा है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फॉर्मूला बताइए। तो चलो भैया बता के। NaHCO3 कहाँ से आ जाएगा भैया? मैग्नीशियम है, सोडियम कहाँ से आएगा? MgHCO3, MgHCO3, MgHCO3। ओके चेतन, आपका आंसर बिल्कुल सही है। एक दो लोगों ने और सही आंसर दिया है, स्पीड करण, हर्षित, बिल्कुल सही। तीन लोगों के आंसर बिल्कुल सही है। सोमिल, आपका भी आंसर सही है, सोमिल का आंसर सही है। ओके, बाकी सबके आंसर गलत है भाई। जितने लोगों को हमने नाम लिए हैं वही सही है। एक दो लोग अगर स्किप हो गए होंगे शायद, पता नहीं, लेकिन बहुत कम लोगों ने दिए हैं। बहुत कम ही लोगों ने सही आंसर दिया है। तो आपका भी आंसर सही है। सचिन, सुमित, सही है। भैया देखो, कार्तिक, बिल्कुल सही। अब हम बताते हैं भैया, मैग्नीशियम था, देखो फॉर्मूला बनाने में शॉर्टकट मत लगाओ, फॉर्मूला बनाने में दिमाग से देखो। मैग्नीशियम 2+ लेता है। ओके, मैग्नीशियम 2+ लेता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? HCO3 होता है। ठीक है, और HCO3 पे 1- होता है। जब ये अपनी अपनी वैलेंसी एक्सचेंज करेंगे तो ये 1 देगा, ये 2 देगा, तो ये बनेगा Mg। 1 से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन HCO3 को तो 2 मिला है, तो MgHCO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा ये। ओके, MgHCO3 का होल ट्वाइस बनेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको आप लोग बाई कार्बोनेट भी कह सकते हो, है ना? इसको आप लोग क्या कह सकते हो? मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट भी कह सकते हो। तो इस तरह से कभी भी नाम दिया जाए और फॉर्मूला पूछा जाए तो झोंके में मत चले जाना कि बस सर ने कहा था ऐसा लिख दो। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। दिमाग लगाओगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो पता चला उल्टा सीधा कर रहा है ना? चलो नेक्स्ट हम देते हैं आपको एक बढ़िया सा। मान लो हमने आपको पूछा कि भैया ये चिली सॉल्ट पीटर, ये पेपर में बहुत आता है, चिली सॉल्ट पीटर जो है, इसका फॉर्मूला बताइए क्या होगा? अब चिली सॉल्ट पीटर का फॉर्मूला पूछा सर, चिली सॉल्ट पीटर याद ही नहीं आया क्या होता है। अब हम यहाँ पे आपको एक हेल्प कर देते हैं कि चिली सॉल्ट पीटर में अगर हम आपको थोड़ी सी हेल्प करें कि बताओ भैया क्या हो जाएगा फॉर्मूला। तो चिली सॉल्ट पीटर में आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, क्या? कि इसका केमिकल नेम क्या होता है? इसका केमिकल नेम होता है सोडियम नाइट्रेट। अब देखो कितना आसान है, अगर हम इसका केमिकल नेम आपको बता दें, क्या बता दें? सोडियम नाइट्रेट। हमने बता दिया सोडियम नाइट्रेट। अब देखो आप बनाने लगे, बनाने लगे, देखो सब लोग बनाने लगे, सर NaNO3 होता है ना? NaNO3 हो जाएगा, बस सिंपल सी बात है। Na3NO2 नहीं होता है, NaNO3। भैया सोडियम ये रहा, नाइट्रेट ये रहा, तो दोनों 1-1 एक्सचेंज करेंगे ना, तो 1-1 तो कोई फर्क ही नहीं डालते, इसलिए NaNO3। ओके, हाँ बस इतना सा पॉइंट आपको यहाँ पे समझना था। ऐसे ही हम एक और देते हैं आपको बढ़िया सा, है ना? मान लो अगली वाला हमने दे दिया आपको कि आपके बोन्स में पाए जाने वाले केमिकल का केमिकल फॉर्मूला बताइए। आपके बोन्स में, आपके टीथ में पाए जाने वाले यौगिक का केमिकल फॉर्मूला बताइए। अब आप परेशान कि सर बोन्स में पहले तो ये पता करो कि कौन सा कंपाउंड है ना, और फिर वहां से आगे बढ़ो। तो अब कंपाउंड हम आपको बता देते हैं, फॉर्मूला आप बताएंगे। कंपाउंड है वो कैल्शियम फॉस्फेट।
ये आपके बोन्स और टीथ में पाया जाता है। तो भाई कैल्शियम फॉस्फेट का आप कैसे बनाए सर? तो बना के बताओ भाई, फॉर्मूला क्या होगा। तो अब इसके तभी मैं कह रहा हूँ 30 तक आप याद कर लो, क्योंकि 30 तक एटॉमिक नंबर याद होगे तो या फिर वैलेंसी याद होगी तो आसानी से बना लोगे। कैसे सर? कैल्शियम होता है 2+, हमें इतना याद है, कैल्शियम 2+ होता है। तो फॉस्फेट तो जानते ही हो भाई, PO4 T- होता है। अब जब ये आपस में एक्सचेंज करेंगे तो ये बनेगा 3 और ये बनेगा 2, तो CA3PO4 होल ट्वाइस। ये लो भाई, बन गया कैल्शियम फॉस्फेट। कितना आसान है ना? क्लियर भाई? बताओ भाई जल्दी से। बिल्कुल क्लियर, कोई समस्या नहीं। बाकी हमने देखो यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट दे रखी है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नेम्स की। आपको सारे नहीं रटने, इंपॉर्टेंट वाले, जैसे हमने अमोनियम बताया, हाइड्रोनियम, एसीटेट कहाँ लगता है, ओके, कौन कितना देता है, वैलेंसी का चार्ट, तभी तो भैया ने पीछे दिया है 30 तक याद करने को। ये एटॉमिक नंबर याद होगा तो अपने आप पता कर लोगे वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तभी आपको पीछे दिया। साइनाइड, हाइड्रोक्साइड, ये जितने डार्क से लिखे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए उनको जरूर पढ़ के जाइएगा ना। इतना काम आप करके, अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे? अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे कि सर पीछे दे रखी भैया, अभी नोट्स डाउनलोड करोगे तो लिस्ट मिल जाएगी, परेशान ना हो, है ना। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि सर मेटल का नाम नहीं बदलता है, नॉन मेटल का नाम बदल जाता है, उसके अकॉर्डिंग नाम रख लेते हैं। लेकिन कुछ मेटल में भी हैं, कुछ मेटल भी हैं भैया जो क्या करते हैं, नाम बदल लेते हैं, क्योंकि उनकी वैलेंसी अलग अलग होती है। तो उन मेटल्स में कौन से आपके पेपर में आ सकते हैं? सिर्फ दो। सबसे पहला, सबसे पहला है आपका आयरन, यानी कि लोहा। अगर मैं आयरन की बात करूं तो आयरन में दो वैलेंसी होती है, एक होता है Fe2+ और एक होता है Fe3+। अब भाई दो वैलेंसी आयरन रखता है तो उसके नाम भी दो होते हैं, एक को कहते हैं हम आयरन सेकेंड, तो इसको कहते हैं हम आयरन थर्ड। इसका एक और नाम होता है, इसको ये हम लोग कहते हैं फेरस, और इसको हम लोग कहते हैं फेरिक। अब माने कंफ्यूजन कि सर केमिकल कंपाउंड को देखकर पहचानेंगे कैसे कि कहाँ पे आयरन की वैलेंसी 2 है, कहाँ पे 1 है, कहाँ फेरस यूज करना है, कहाँ फेरिक। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल दिमाग लगाना है मैथमेटिक्स का। जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिखा FeSO4 और यहाँ पे लिख लिया Fe2SO4 का होल थ्राइस। अब पहचानने के लिए मान लो हमें कॉपर का नहीं पता है, या फिर आप एक एग्जांपल और ले सकते हैं FeO और Fe2O3। अब आप समझ नहीं पा रहे हैं कि सर कहाँ पे 2 है कहाँ 3 है, तो हमें पता ही नहीं है, हमें पता करना भी नहीं है, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है पता करने का, हमें सिर्फ उसके साथ वाले के बारे में पता होता है। तो चलो आयरन का सर नहीं था, छोड़ दो। अरे SO4 का तो पता है कि SO4 2- रखता है, इसने अपना 2 इसको दिया होगा, तो सर ये 2 लिखा क्यों नहीं है? क्योंकि इसने भी इसको 2 दे दिया है, तभी तो कैंसिल हुआ है। आयरन भी इसको 2 दिया तभी कैंसिल हुआ है, इसका मतलब यहाँ आयरन की वैलेंसी 2+ है, 2+ है, नो नाम खत्म। ये है आपका सर फेरस, और ये तो सल्फेट होता ही है फेरस सल्फेट खत्म हो गया, या इसे आयरन 2 सल्फेट भी कह सकते हैं। ऐसे ही यहाँ सर आयरन का पता नहीं, ऑक्सीजन का पता है 2-, ऑक्सीजन ने तो दिया है, लिखा तो नहीं है, इस क्यों? क्योंकि आयरन ने भी 2 दे दिया है, तभी तो कैंसिल हो गए, और ये बन गया फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। यहाँ पे आओ,
सर आयरन का पता नहीं है, SO4 को पता है हमें कि वो 2 देता है, इसने 2 दिया सर, लिखा है तो इसने 2 नहीं दिया है, इसका मतलब कुछ अलग दिया है, तभी तो कैंसिल नहीं हुआ, तो इसने 3 दिया है, तभी तो 3 इसके पास आया है। इसके पास 3 है तो समझ जाओ कि आयरन 3 वाला है। आयरन के साथ वाले के पास अगर 3 है तो समझ जाओ कि आयरन फेरिक है या आयरन थर्ड है, बस। और इसी तरह ये बन जाएगा फेरिक ऑक्साइड। ओके, आयरन के साथ ऐसा खेल चलता है भाई। ओके सर, समझ गए। आयरन के साथ ये खेल चलता है, इसका एक भाई और है, उसके साथ भी ये खेल चलता है। वो भाई है इसका कॉपर, वो भाई इसका कौन है? तांबा। अब कॉपर के साथ क्या होता है भैया? कॉपर की भी 2 वैलेंसी होती है, एक होती है Cu+, एक होती है 2+। ठीक है, अच्छा, एक होती है Cu+ और एक होती है Cu2+। अब ये कॉपर की जो 2 है वैलेंसी, तो इनको क्या कहेंगे भाई? इसको हम लोग कहते हैं कॉपर फर्स्ट, क्योंकि इसमें एक वैल चार्ज है। इसको कहते हैं कॉपर सेकंड। अरे स्क्रीनशॉट ना लो प्यारे भैया, ये लिखा लिखाया PDF मिल जाएगा, क्यों इतना परेशान हो आप लोग? ये लिखा लिखाया PDF मिल जाएगा, है ना। चलो, इसको हम कहते हैं क्यूप्रस, इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्यूप्रस। और इसे हम लोग कहते हैं क्यूप्रिक, इसको क्या कहेंगे? क्यूप्रिक। तो ये क्यूप्रिक और क्यूप्रस कैसे पहचानेंगे हम? कुछ नहीं करना है सर, बिल्कुल आसान है पहचानने का तरीका। ऐसा कैसे हो सकता है कि PDF ना मिल रही हो भैया क्लास का? PDF तुरंत अपलोड कर दिया जाता है। अच्छा, अब एग्जाम्पल देखते हैं भाई। ओके, एग्जाम्पल में बात करते हैं। तो एग्जाम्पल में यहाँ पे आप बात करो CuO और यहाँ पे Cu2O। अब कंफ्यूज कि सर कहाँ पे कौन सा? अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम फिर से वही दिमाग लगाएंगे। कॉपर का पता नहीं, ऑक्सीजन का पता है कि उसके ऊपर 2 होता है, तो जब ये 2 इसको देगा तो यहाँ लिखा होना चाहिए। सर लिखा क्यों नहीं है? इसका मतलब कॉपर ने भी इसको 2 दिया है, मतलब ये कॉपर 2 वाला है। तो बस सिंपल सी बात है कि कॉपर 2 है तो इसको कहेंगे कॉपर सेकेंड और ऑक्साइड, या फिर इसको कह सकते हैं टोप्रिक ऑक्साइड। हाँ सर, बिल्कुल कह सकते हैं। यहाँ पे कॉपर का पता नहीं, ऑक्सीजन 2-, ऑक्सीजन ने 2 दिया, इसने 1 दिया है, तभी तो ऑक्सीजन के पास कुछ गया नहीं है। तो मतलब ये है आपका कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड, जिसे हम लोग कहते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। ये लो भाई, सिंपल सा नाम हो गया। तो कॉपर का आयरन का वैलेंसी कितना यूज हो रहा है वो पहचान लोगे आराम से भैया अब, कि नहीं पहचान पाओगे? बताओ। हाँ भाई, कोई समस्या? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपको क्यूप्रस वाला नहीं समझ में आया, क्यों भाई? क्यूप्रस का मतलब है जहां पे कॉपर की वैलेंसी 1 यूज की जाए, वो क्यूप्रस होता है। तो यहाँ पर कॉपर की वैलेंसी 1 है, क्योंकि ऑक्सीजन ने 2 दिया, तो यहाँ देखो 2 लिखा हुआ है। कॉपर ने क्या दिया है? कुछ नहीं, तभी तो कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब ये हो गया। ओके, क्रिस्टल क्लियर ना किया करो भैया, क्रिस्टल क्लियर का मतलब जितना गया उतना दूसरी तरफ निकल गया, खत्म, है ना। क्रिस्टल क्लियर ना किया करो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो, आपको हमने नोट्स दे रखे हैं, ये देखो, ये सारे ही इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूला के नोट्स हैं।
ओके, जो आपको याद रखने हैं, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो हम आपको बता देते हैं। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, ये आपसे पूछा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, बोरैक्स का फॉर्मूला, कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, ड्राई आइस, विट्रियोल, है ना। अरे हमने अलग अलग एग्जांपल कर दिया, थोड़ा उल्टा भाई, इतना क्या परेशान हो कि सर उसके नीचे आना चाहिए। एग्जाम्पल समझो, वो आगे पीछे कर दिया इसलिए कि आप सोचो ये तो इसी का बनेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो जानते ही हो, बच्चों वाला है। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं, ये बहुत पूछा जाता है पेपर में। टीयर गैस का फॉर्मूला, जिप्सम का फॉर्मूला, स्लेक लाइम, कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड एक विस्फोटक होता है, फिनॉल को कहते हैं ना। ये सारे पॉइंट हम आपको डीएलसी में पढ़ाएंगे। विट्रियोल के फॉर्मूले, विट्रियोल बहुत पूछा जाता है पेपर में। पीओपी का फॉर्मूला, मास गैस का फॉर्मूला, टेबल सॉल्ट, NaCl जो आप घर में यूज करें। बाकी हिंदी में भी हमने दे रखे हैं, है ना। हिंदी वाला भी आप पढ़ सकते हैं जिसको हिंदी में पढ़ना है। बाकी हम आपको विट्रियोल की पूरी लिस्ट दे देते हैं भाई। विट्रियोल को हिंदी में कहते हैं थोथा, है ना। ये अपने आप में कोई चीज नहीं है, कुछ केमिकल कंपाउंड है जिनके नाम विट्रियोल रखे गए। ओके, जो बिटर टेस्ट और काफी वैसे होते हैं अलग से, जिनको आप टेस्ट नहीं कर सकते, कोई स्वाद नहीं होता, और काफी हार्श होते हैं, मटेरियल को नुकसान पहुंचाते हैं, वो होते हैं विट्रियोल। विट्रियोल्स यानी कि थोथा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के विट्रियोल होते हैं। विट्रियोल को पहचानने का एक बढ़िया सा शॉर्टकट आपको बता देता हूँ, कभी गलत नहीं करोगे पेपर में। विट्रियोल, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए, चार ऑप्शन दिए जाएं और चार ऑप्शन में आपके सारे ही ऑप्शन अलग अलग हों और उनमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन में सल्फेट लिखा हो, सल्फेट लिखा हो, तो जिसमें सल्फेट होता है वही विट्रियोल होता है। ये शॉर्टकट याद रखना, क्योंकि जितने भी सल्फेट के कंपाउंड होंगे वही विट्रियोल होते हैं। ओके, अब हम आपको एक एक करके सारे विट्रियोल बता देते हैं, तो उन्हें आपको जैसे याद रखना है। सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक विट्रियोल की। ब्लैक विट्रियोल जो होता है वो एक मिक्सचर होता है कई सारे सल्फेट्स का। कौन कौन से सल्फेट इसमें जुड़े होते हैं, ध्यान से सुनना भाई। अरे तो फिर याद करना पड़ेगा, दो में सल्फेट होंगे तो देखना कौन सा सही है। इसमें कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकेल, इन सबका सल्फेट पानी के साथ जुड़ा होता है, तो इसे कहते हैं हम क्या, ब्लैक विट्रियोल। ये कभी पूछा तो नहीं गया है क्योंकि इतना बड़ा है, इसीलिए नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको याद रखना है कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकेल, इन सबके सल्फेट का जो वाटर के साथ 7H2O के साथ मिक्सचर है वही ब्लैक विट्रियोल, काला थोथा कहलाता है। इसी तरह दूसरा आता है ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल नीला थोथा, जिसे हम लोग रोमन विट्रियोल भी कहते हैं। ये आपका क्या होता है, ये होता है आपका कॉपर सल्फेट, कॉपर का सल्फेट। फॉर्मूला है CuSO4.5H2O, कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रियोल होता है। इसी तरह से तीसरा आता है आपका ग्रीन विट्रियोल। ग्रीन विट्रियोल जो आपका होता है वो आयरन का सल्फेट होता है, आयरन सल्फेट। इसे हम लोग कहते हैं FeSO4.7H2O। इसके अलावा और भी विट्रियोल हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक विट्रियोल जिसे कहते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल। ऑयल ऑफ विट्रियोल आपका होता है सल्फ्यूरिक एसिड। कौन होता है भाई, हाँ, ऑयल ऑफ विट्रियोल आपका होता है सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि
H2SO4, ये ऑयल ऑफ विट्रियोल कहलाता है। इसके बाद आता है रेड विट्रियोल। रेड विट्रियोल में आपका आता है कोबाल्ट सल्फेट। कोबाल्ट सल्फेट, कोबाल्ट SO4.7H2O। इसके बाद आपका आता है स्वीट ऑयल ऑफ विट्रियोल, स्वीट ऑयल ऑफ विट्रियोल। बस यही एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है जिसमें सल्फेट नहीं आता, ये होता है डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर होता है ये, CH3 CH2O CH2 CH3, ये आपका स्वीट ऑयल ऑफ विट्रियोल आएगा, तो याद रखना कि उसे डाई इथाइल ईथर कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद विट्रियोल ऑफ क्ले, क्ले या फिर एल्गाइल, ये आपका होता है एल्युमिनियम का सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट। तो यहां पे बनाओगे तो भैया बन जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस, ये पानी नहीं रखता अपने साथ। इसके बाद अगला आता है विट्रियोल ऑफ मार्स, ये भी होता है आयरन सल्फेट, लेकिन यहाँ पे आयरन यूज किया जाता है थर्ड वाला। कौन सा? आयरन थर्ड सल्फेट। तो इसका फॉर्मूला भी अलग हो जाएगा सर, Fe2SO4 का होल थ्राइस यहाँ यूज होता है। इसके बाद लास्ट में आपका बचता है व्हाइट विट्रियोल। व्हाइट विट्रियोल आपका जिंक सल्फेट होता है, जिंक सल्फेट ZnSO4.7H2। बस इतने ही विट्रियोल हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं, इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा भाई। ठीक है, ओके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो बोलते हैं, बिल्कुल आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके चले भाई। हाँ बस 6 वाले को छोड़ के सब में, सब में। ठीक है, ओके। पीडीएफ में भी ये रहेगा, चिंता मत करो भैया, पीडीएफ में भी आपका पूरा रहेगा, बिल्कुल टेंशन ना लो। ओके, क्या किसी ने पूछा ऑयल ऑफ मिराबेन क्या है? अरे ये आपका नाइट्रोबेंजीन होती है भाई, वो अलग चीज है, नाइट्रोबेंजीन होती है वो, उसको हम लिख देते हैं, वो इसमें नहीं आती। वो आपका होता है ऑयल ऑफ, यहीं से याद कर रखो, बेन यानी कि बेंजीन, इसे कहते हैं नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, ये नाइट्रोबेंजीन होती है। ओके, चलो। नहीं नहीं, पीडीएफ आपको पूरा यहाँ तक मिलेगा, यहाँ तक। ठीक है, ओके। तो इतना पढ़ लेना, फॉर्मूला आपको दे रखे हैं वो पढ़ लेना, बाकी आपको कोई समस्या लगे तो आप नेक्स्ट क्लास में हमसे पूछ लेना, कहीं पर भी कोई समस्या लगे तो नेक्स्ट क्लास में आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बताओ भाई क्या समस्या है? केमिस्ट्री से 15 क्वेश्चन, स्पीड में घूमती है तो रिवर्स क्यों लगती है? ये क्या है भाई, है कुछ भी? क्या प्रीवियस दिखा दे भैया? ये रहा, देख लो। ओके, तो इतना पढ़ लेना, इतने में कोई समस्या लगे तो बताना, केमिकल फॉर्मूले सारे तैयार कर लेना, जैसे जितने पेपर में पूछे गए हैं आज तक वो सारे। फिजिक्स से 25 क्वेश्चन आते हैं। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।